हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग और उनकी टेल के बारे में। तो सबसे पहले वाइफ ऑफ बाथ थी कौन? जॉफ्री चॉसर का एक वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। तो द कैंटरबरी टेल्स 24 स्टोरीज की कलेक्शन है जो 17,000 लाइन में लिखी गई है और इसे 1387 से 1400 के बीच फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चॉसर के द्वारा लिखा गया है। इसमें टैबर्ड इन, जो कि साउथवॉर्क में लंदन के पास एक मधुशाला है, वहां नैरेटर 29 पिलग्रिम्स के एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो नैरेटर की तरह ही सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन की यात्रा पर थे जो कि कैंटरबरी में है। तो इन 29 पिलग्रिम्स में से ही एक थी वाइफ ऑफ बाथ। तो यहाँ पर होस्ट, जिसका नाम हैरी बेले था, वो सजेस्ट करते हैं कि हर पिलग्रिम यात्रा की बोरियत खत्म करने के लिए यहाँ से जाते वक्त 2 स्टोरीज और वापस लौटते वक्त 2 स्टोरीज सुनाएगा और जिसकी स्टोरी बेस्ट होगी उसे ट्रिप के एंड में एक शानदार भोज कराया जाएगा। तो इस तरह से जनरल प्रोलॉग में कुछ 30 पिलग्रिम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इस तरह से लगभग 120 कहानियां होनी थी, पर चौसर की 1400 में डेथ हो जाती है और ये वर्क इनकम्प्लीट रह जाता है। पर तब भी ये इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स में से एक है। तो इसी तरह से वाइफ ऑफ बाथ, जो कि 29 पिलग्रिम्स में से एक थी, उनके प्रोलॉग में उनके बारे में बताया गया है और टेल, जो कि 24 स्टोरीज में से एक है। तो द वाइफ ऑफ बाथ की कहानी चौसर की कैंटरबरी टेल्स की बेस्ट नोन टेल्स में से एक है। ये कहानी लेट मिडिल एजेस की औरतों के रोल को लेकर एक इनसाइट देती है और शायद चौसर की ही इसमें दिलचस्पी थी और वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर को सबसे ज्यादा डेवलप किया, जिसका प्रोलॉग उसकी कहानी से दुगना लंबा है। जॉफ्री चॉसर ने वाइफ ऑफ बाथ की टेल का प्रोलॉग 14th सेंचुरी में लिखा। वो समय जब सोशल स्ट्रक्चर रैपिडली इवॉल्व कर रहा था, जबकि रिचर्ड सेकंड, जो कि शासन में थे और बैड काउंसिल की ओर झुकते जा रहे थे, जिसकी वजह से पूरे कोर्ट में क्रिटिसिज्म को बढ़ावा मिला और ये स्पष्ट था कि ट्रेडिशनल हायरार्की में चेंजेस की जरूरत है। और चौसर की कैंटरबरी टेल्स में एक फेमिनिस्ट का टेल पढ़ना ये बताता है कि चौसर ने पुरुष प्रधान समाज के भीतर जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है उसे इल्यूस्ट्रेट करने की कोशिश की। औरतों को उनके सोशल स्टेटस से नहीं, पर मात्र उनके पति के ऑक्यूपेशन से आइडेंटिफाई किया जाता था। एक औरत या तो मेडन होती या स्पाउस या विडो, यानी या तो कुंवारी या किसी की पत्नी या फिर किसी की विधवा, जिसका काम केवल बच्चे पैदा करना और खाना बनाने तक सीमित था। शुरुआत में वाइफ अपने व्यूज एक्सप्रेस करती हैं कि उनका मानना है कि औरतों के मोरल्स मात्र ये नहीं कि वो बस सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की कामना करे, यानी स्वतंत्रता की कामना करे, बल्कि ये है कि हर एक औरत को डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। वाइफ ऑफ बाथ कई टिपिकल कस्टम्स के अगेंस्ट बोलती हैं और सोसाइटी में औरतों के रोल का मूल्यांकन करती है। पार्टिकुलरली वाइफ ऑफ बाथ उनके डिफेंस में बोलती है जो उनके जैसे हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी की है, और खुद को सही बताने के लिए वे कई होली मेन का एग्जाम्पल भी देती हैं जिनकी कई पत्नियां थीं, जैसे अब्राहम, जैकब, सोलोमन इटिसी। वाइफ ऑफ बाथ खुद को अथॉरिटी ऑन मैरिज के रूप में स्थापित करती हैं क्योंकि उनके पास इसका काफी एक्सपीरियंस रह चुका है। 12 साल की छोटी सी उम्र में अपनी पहली शादी के बाद से उनके 5 पति हो चुके हैं। वे कहती हैं कि कई लोगों ने उसकी कई शादियों के कारण उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया क्योंकि क्राइस्ट वेंट ओनली वंस टू अ वेडिंग, लेकिन
भगवान के नियम और स्क्रिप्चर को लेकर वाइफ ऑफ बाथ का अपना अलग ही व्यू है। वे कहती हैं कि भगवान ने हमें फलने फूलने और अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए भेजा, और बस इसी टेक्स्ट को वो पूरे दिल से मानती हैं। वे ये एडमिट करती है कि चर्च के कई ग्रेट फादर्स ने वर्जिनिटी की इम्पोर्टेंस को प्रोक्लेम किया, लेकिन वो ये रीजन देती है कि अगर वर्जिनिटी इतनी ही जरूरी है तब तो हमें जरूर से प्रोक्रिएट करना चाहिए ताकि वर्जिन्स क्रिएट किए जा सके। और इसलिए वो इन सबको ना मानते हुए सभी को हमारे गिफ्ट्स का बेस्ट यूज करने को कहती है, और ये गिफ्ट और कुछ नहीं पर उसकी सेक्सुअल पावर है जो उसके हस्बैंड्स को कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इस पॉइंट पर पार्टनर उसे इंटरप्ट करता है क्योंकि उसकी जल्दी ही शादी होने वाली है, और ये सब सुनकर अब वो डर जाता है कि उसकी वाइफ भी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो वाइफ ऑफ बाथ उसे धीरज रखने और शादी का पूरा सच जानने के लिए शांति से पूरी कहानी सुनने को कहती है, और तब अपने हस्बैंड्स के बारे में बताना शुरू करती है। वाइफ ऑफ बाथ के 5 हस्बैंड्स थे। शुरू के 3 अच्छे थे और लास्ट के 2 बुरे। वे कहती है कि 3 अच्छे थे क्योंकि वे अमीर, बूढ़े और विनम्र थे, और वो उन बातों को याद कर हंसती है कि कैसे वो अपने पतियों को सताती थी, और टिपिकल कन्वर्सेशन याद करती है कि वो हमेशा अपने पतियों को एक्यूज करती थी कि तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है, और भी कई आरोप लगाती थी जिससे उसके पति गिल्टी फील करें और जो वो चाहती है उसे दे दें। वो अपने हस्बैंड्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए अपनी वर्बल और सेक्सुअल पावर का भरपूर यूज करती थी। वाइफ ऑफ बाथ अपने आखिरी 2 हस्बैंड्स के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करती है, जिनमें से 5th वन उसे मारता पीटता भी था, और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वाइफ ने उससे पैसों के लिए शादी नहीं की थी। जब वाइफ अपने 5th हस्बैंड जैंकिन से पहली बार मिली थी तब वो ऑलरेडी मैरिड थी, और उसने पहले ही कह दिया था कि अगर वो विधवा होती है तो वो उससे शादी करेगी, क्योंकि उसने वाइफ पर जादू कर दिया है और वाइफ को सपना आया कि जब वो सोई रहती है तो जैंकिन उसे मार देता है और उसका बिस्तर खून खून हो जाता है, जो कि गोल्ड को सिग्निफाई करता है। जबकि वाइफ अपने लिसनर्स को विश्वास दिलाती है कि उसे कभी ऐसा कोई सपना नहीं आया। इसके बाद वो अपने 4th हस्बैंड के फ्यूनरल से कहानी बताना शुरू करती है कि वो जोर जोर से रो रही है। हालांकि वो ये कबूल करती है कि मैं बहुत कम रोई क्योंकि मुझे नया पति पहले ही मिल चुका था। वो मात्र 20 साल का था जबकि वाइफ 40। पर वाइफ एक लस्टी वुमेन थी जिसे लगा कि वो जैंकिन के यूथ को हैंडल कर लेगी, पर वो गलत थी क्योंकि जैंकिन वाइफ के पुराने हस्बैंड्स की तरह वाइफ के अब्यूज को बर्दाश्त नहीं करता था, बल्कि उसके पास बुक ऑफ विकेड वाइफ्स थी जिसमें कि इतिहास की मोस्ट डिसाइडफुल वाइफ्स यानी धोखेबाज पत्नियों की कहानी थी। और इसकी शुरुआत ईव से होती है जिसने गार्डन ऑफ ईडन से सेब तोड़कर पहला पाप किया। इसके बाद डेलिया की सैमसन को दिए धोखे की कहानी और भी फेमस स्टोरी, और जैंकिन वाइफ ऑफ बाथ को ये कहानियां रात को सुना सुना कर यातनाएं देता था। एक शाम फ्रस्ट्रेट होकर वाइफ ने किताब के 3 पन्ने फाड़ दिए और जैंकिन के मुंह में एक मुक्का मारा। बदले में जैंकिन ने भी वाइफ के सर पर मारा, और वाइफ इसे ही कारण बताती है कि वो अब एक कान से बहरी है। इसके बाद वो रोती है कि शी वांट टू किस हिम बिफोर शी डाइज, लेकिन जैसे ही जैंकिन उनके पास आता है उसे फिर से मारती है। अंत में वे दोनों संधि यानी ट्रूस करते हैं कि जिसमें जैंकिन अपनी सारी छोटी मोटी चीजें वाइफ को दे देता है और वो भी काइंडली एक्ट करती है। हालांकि अपने प्रोलॉग में 2 बार वाइफ अपने झूठ बोलने की आदत पर जोर देती है, ये कहकर कि एंड ऑल वाज फॉल्स।
तो ये स्टेटमेंट्स हमें कंफ्यूज करते हैं कि किस हद तक हमें वाइफ ऑफ बाथ के एक्सपीरियंस का विश्वास करना चाहिए। अब बात करते हैं वाइफ ऑफ बाथ के द्वारा सुनाई गई कहानी के बारे में। तो कहानी के अनुसार किंग आर्थर के दिनों में ब्रिटेन का द्वीप परियों और एल्व्स यानी बौनों से भरा था, यानी इंग्लैंड वॉज अ कंट्री ऑफ मैजिक। हालांकि ये चीजें अब नहीं देखी जा सकती क्योंकि ये गायब हो चुकी है। अब इन मैजिकल क्रिएचर्स के बजाय जंगलों में प्रीस्ट्स और फ्रीयर्स यानी तपस्वी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही उस समय किंग आर्थर के दरबार का एक यंग नाइट जंगल से होकर गुजर रहा था और जल्द ही उसे रास्ते में एक यंग वुमेन मिली और वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और वायलेंटली उसका रेप करता है। लोग इस बात से काफी नाराज हुए और आर्थर के दरबार में आ पहुंचे, जिन्होंने नाइट को बीहेड करने का फरमान दिया था। लेकिन क्वीन और दूसरी नोबल वुमेन ने आर्थर से नाइट के लिए दया की भीख मांगी और आखिरकार आर्थर ने उसे जीवन दान देते हुए समझदारी के साथ रानी से ही नाइट का फैसला करने को कहा। क्वीन ने आर्थर को उसकी बात मानने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहा और नाइट से बोली, अब ये मत समझ लेना कि तुम बच गए हो। मैं तुम्हें तभी जीवन दान दूंगी अगर तुम मुझे ये बताओ कि एक औरत सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर क्या चाहती है। What women want more than anything else in the world। लेकिन ध्यान से, क्योंकि तुम्हारा जवाब ही ये तय करेगा कि तुम जियोगे या मरोगे। अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं पता है तो तुम इसका जवाब ढूंढने जा सकते हो और तुम्हें ठीक 1 साल के बाद लौटना होगा और तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उस दिन लौट कर जरूर आओगे। दुखी नाइट ने एक गहरी सांस भरी और क्वीन के क्वेश्चन का जवाब ढूंढने निकल पड़ा। नाइट ने हर जगह, हर घर में देखा, ये जानने की कोशिश की कि औरतें सबसे ज्यादा किस चीज की कामना करती हैं। हालांकि उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां 2 लोग उसके सवाल का सेम जवाब दे। कुछ ने कहा कि औरतें सबसे ज्यादा प्यार पैसों से करती है, कुछ ने कहा ऑनर से, कुछ ने कहा खुशी, तो कुछ ने कहा अच्छे कपड़े और गहनों से। कुछ ने यह भी कहा कि women want to be able to marry multiple times। कुछ ने ये कि औरतों की कोई चापलूसी करे, उन्हें ये बहुत पसंद है। और बीच में वाइफ ऑफ बाथ कहती है कि मैं स्वीकार करती हूँ, यह वास्तव में सच्चाई के बहुत करीब है, क्योंकि हम महिलाओं को नाइस वर्ड्स और कांस्टेंट अटेंशन से जीता जा सकता है। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि औरतों को सबसे प्रिय आजादी है, कि उनके पास कोई आदमी नहीं हो जो उन्हें कुछ भी करने से रोके। कुछ लोगों ने कहा कि औरतें चाहती हैं कि लोग ये माने कि वे अच्छी सीक्रेट कीपर्स हैं और धरती पर की मोस्ट लॉयल क्रिएचर्स हैं। हालांकि ये बकवास का एक गुच्छा है, क्योंकि हर कोई जानता है महिलाएं रहस्य नहीं रख सकती। मिडास की कहानी ही याद कर लो। तो रोमन पोएट ओविड मिडास की कहानी बताते हैं कि उसके गधे जैसे कान निकले हुए थे, जिसे वो अपने लंबे बालों से छिपाता था, और ये बात बस उसकी वाइफ को पता थी। और उसने अपने पति से वादा किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन सीक्रेट जानते ही उसका पेट मानो फूलने लगा, उसका इस सच को छुपाने से दम निकलने लगा और वो दौड़कर लेक के पास गई। अपने होठों को लेक के किनारे ले जाते हुए बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। किसी को मत बताना, पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रही हूँ कि मेरे पति के कान गधे के हैं। ओके, अब मैंने बता दिया और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। अगर बाकी कहानी जाननी है तो ओविड की मेटामॉर्फोसिस पढ़ना। तो ये एग्जाम्पल बताता है कि विमेन कांट कीप सीक्रेट्स। इस तरह से नाइट को सही जवाब नहीं मिल पाता। अब वापस रिपोर्ट करने का समय भी हो चुका था। 1 साल बीतने को था। नाइट डिप्रेस्ड था और अपने वादे के अनुसार वो लौटने लगा। रास्ते में उसे 2 दर्जन यंग लेडीज का ग्रुप मिला,
जो जंगल के किनारे पर नाच रही थी। पर नाइट जैसे ही उन तक पहुंचा वे सारी गायब हो गई और उनकी जगह पर एक अगलीस्ट ओल्ड वुमन बैठी थी जो शायद ही कुछ इमेजिन कर सकती हो। जैसे ही नाइट उनके पास पहुंचा वो उठ खड़ी हुई और बोली, आप किस चीज की तलाश में हैं? हम बूढ़े लोग कई चीजें जानते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर दूं। तो नाइट ने उसे अपना सवाल बताया और उनसे जवाब पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, मैं जवाब तो बता दूंगी, पर वादा करो अगर मैं तुम्हें जवाब बता देती हूँ तो तुम्हारे पावर में जो भी होगा, जो मैं तुमसे करने को कहूँ या मांगू तो तुम करोगे। और नाइट ने प्रॉमिस भी कर दिया। अब बूढ़ी औरत ने नाइट के कान में कुछ शब्द कहे और बोली, सब ठीक हो जाएगा। जब अगले दिन नाइट कोर्ट में पहुंचा, उसने क्वीन से कहा कि वो जवाब देने को तैयार है। कई नोबल वुमेन, मेडन और ओल्ड विडो भी वहां आई थी कि नाइट क्या जवाब देगा। क्वीन ने नाइट से पूछा, बताओ, एक औरत सबसे ज्यादा किस चीज की कामना करती है? और नाइट ने ऊंचे स्वर में कहा, माय लेडी, औरतें अपने हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड्स पर पूरा अधिकार करना चाहती हैं। They want to have power over their husbands and boyfriends. अगर आप मुझे मार भी देती हैं तो भी मैं जानता हूं यही सच है, इसलिए मुझ पर दया करें। सारी औरतें इस बात से सहमत थी और क्वीन ने नाइट को माफ भी कर दिया। तब उस भीड़ में से वो बुढ़िया उठी जिसने नाइट को ये जवाब बताया था और बोली, महारानी, जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन ले। मैं वही हूं जिसने नाइट को ये जवाब बताया। बदले में नाइट ने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी करने को बोलूं वे करेंगे। तो इन सब के सामने नाइट, मैं आपसे मांगती हूं कि मुझसे शादी कर लो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम मेरे हो। ओ माय गॉड, नो! नाइट चिल्लाया। मैं जानता हूं मैंने वादा किया था, पर भगवान के लिए मुझसे शादी की बात मत करो। मेरा सब कुछ रख लो लेकिन मुझसे शादी की बात मत करो। पर बुढ़िया नहीं मानी। नाइट ने कहा, यह मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है। मेरे जैसा हैंडसम यंग नाइट तुम्हारे जैसी नीच बुढ़िया से शादी करेगा? लेकिन नाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। शादी के बाद वह अनिच्छा से अपनी नई पत्नी को घर ले आया और वे सोने चले गए। नाइट बहुत दुखी था और उसने अपना मुंह घुमा लिया। इस पर उसकी बूढ़ी पत्नी बोली, माय डियर हस्बैंड, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इज दिस हाउ ऑल नाइट्स मेक लव टू देयर वाइव्स? किंग आर्थर के कोर्ट में चीजें ऐसी होती हैं क्या? तुम सब क्या इतने पैशनलेस हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो तुम हमारी फर्स्ट नाइट पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे बताओ, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। सुधारोगी? तुम सुधारोगी? नाइट ने गुस्से से पूछा। नहीं, नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम ओल्ड और डिस्गस्टिंग हो, साथ ही गरीब और लो क्लास भी हो। हे भगवान, काश मैं मर गया होता। क्या ये चीज तुम्हें परेशान कर रही है? बुढ़िया ने पूछा। तो तुम्हें और क्या लगता है? नाइट बोला। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे तुम्हारे लिए मात्र कुछ दिनों में ही ठीक कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे थोड़े अच्छे से ट्रीट करो। क्योंकि ये माना जाता है कि पूर्वजों की उपाधि, लैंड और संपत्ति लोगों को नोबल बनाते हैं, पर ये बेवकूफी है। नोबल वो है जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह वर्चुअस है, जो कड़ी मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता है। वर्च्यू हमारे फेथ से आते हैं, ना कि पुराने पारिवारिक धन से। जरूरी नहीं नोबल के बच्चे भी नोबल हो, यानी कुलीन हो। अच्छे इंसान का बेटा कई बार लौ तोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका जन्म नोबल परिवार में हुआ था तो वो भी नोबल होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे पति, इवन दो मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन भगवान जानते हैं कि जिस समय मैंने वर्चुअसली जीने का प्रण लिया, मैं उस मोमेंट से नोबल बन गई। और जीसस ने भी तो गरीबी में रहना चुना था, पॉवर्टी।
पॉवर्टी ही लोगों को ज्यादा खुश रखती है। वे नाचते हैं, गाते हैं, क्योंकि उन्हें चोरों का कोई डर नहीं होता। वे भगवान को जान पाते हैं। और तुम मुझे क्रिटिसाइज करते हो क्योंकि मैं बूढ़ी हूं। तो क्या तुम ही ये नहीं कहते कि बूढ़े लोगों को उनकी विजडम के कारण इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए? और तुम कहते हो मैं अगली हूं, तब तो तुम्हें ये चिंता भी नहीं होगी कि मैं तुम्हें चीट करूंगी। अगलीनेस और एज मुझे लगता है लोगों को फेथफुल बनाती हैं। लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो मैं बूढ़ी और डिस्गस्टिंग रहूं, पर मरते दम तक तुम्हारे साथ हम्बल और फेथफुल रहूंगी, तुम्हें कभी अपसेट नहीं करूंगी, या फिर मैं यंग और ब्यूटीफुल रहूंगी पर हमेशा ये रिस्क रहेगा कि मैं तुम्हें चीट करूं, क्योंकि फिर कई मेन मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अब अपना डिसीजन लो। नाइट ने एक पल के लिए सोचा, आह भरी और कहा, माई लेडी, माई लव, माई वाइफ, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। इन ऑप्शंस में से तुम ही डिसाइड करो कि मेरे और तुम्हारे लिए क्या सही होगा, और तुम जो भी चुनोगी मैं उसमें खुश रहूंगा। तो बूढ़ी औरत ने पूछा, इसका मतलब क्या ये है कि तुम्हारी लाइफ और डेस्टिनी पर मेरा अधिकार है, क्योंकि तुम डिसीजन लेने का हक मुझे दे रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हारा ही, क्योंकि शायद यही बेस्ट है, नाइट ने रिप्लाई दिया। तो मुझे किस करो और लड़ना बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ब्यूटीफुल और फेथफुल दोनों रहूंगी और एक बेस्ट वाइफ बनूंगी। और अगर सुबह उठकर मैं किसी क्वीन की तरह सुंदर नहीं दिखती तो तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। सुबह उठकर खुद देख लेना। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब नाइट ने उसे देखा, वो सच में काफी सुंदर और यंग हो चुकी थी। नाइट ने उसे बहुत प्यार किया और उसकी वाइफ ने हमेशा उसकी सारी बात मानी। और इस तरह से उन दोनों ने अपनी बाकी की जिंदगी बहुत खुशी से बिताई। और फिर वाइफ ऑफ बाथ कहती हैं कि भगवान करे औरतें वैसे मेन से शादी करें जो हम्बल हो, यंग हो, और जीसस उन हस्बैंड्स की लाइफ को छोटा कर दे जो अपनी पत्नियों की राय नहीं लेते, और भगवान सारे ओल्ड, एब्यूजिव और घटिया पतियों को बड़ी बीमारी हो जाए। और इस तरह से वाइफ ऑफ बाथ की कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।